देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बेहतर जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें। भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये काम सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खाने पीने से लेकर मानसिक तनाव, ये सब कुछ आपके स्वास्थ्य पर असर भी डालता है। आपकी इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है आपका डॉक्टर। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको हेल्थी लाइफ के टिप्स देंगे। डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या करना है, क्या ना करें और क्या करके आप सही हो पाएंगे। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर दिव्या गोयल, जो कि एमडी मेडिसिन है, डीएम न्यूरोलॉजी हैं, और डॉक्टर दिव्या गोयल फरीदाबाद के एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है। डॉक्टर दिव्या गोयल से हम स्ट्रोक को लेकर बात करेंगे, जो कि बेहद गंभीर बीमारी है। आखिर इसके लक्षण क्या है, किस तरीके से ये लोगों पर हावी होता है, और आपको हम बताएंगे कि स्ट्रोक क्या है और ये कितने तरह का होता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि कितने तरह के जो स्ट्रोक है वो होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, क्या कुछ लक्षण होता है और स्ट्रोक के लक्षण कैसे होते हैं, क्या कुछ सिम्टम्स इनके होते हैं। तो स्ट्रोक से जुड़े जो तमाम सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको डॉक्टर साहिबा देंगी। लेकिन स्ट्रोक क्या होता है, इससे क्या क्या खतरा हो सकता है, इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से इसे दूर किया जाए, और आखिर जब किसी को स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दे तो क्या करें और क्या ना करें। तो क्या कोई प्राथमिक उपचार है जिसे स्ट्रोक के रोगी को अस्पताल लाने से पहले दिया जा सकता है? स्ट्रोक का इलाज क्या है, कैसे इसका इलाज, कैसे इसका ट्रीटमेंट लिया जाए, स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या स्ट्रोक को रोका जा सकता है, ये अहम सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही स्ट्रोक के मरीज की जीवन शैली को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। क्या सर्दी के मौसम का जो स्ट्रोक है उस पर प्रभाव पड़ता है, और साथ ही क्या कुछ सिम्टम्स आने के बाद आपको सावधानियां बरतनी है। तो स्ट्रोक से जुड़े जो तमाम सवाल है उसका जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। स्ट्रोक क्या है, ये कितने तरह का होता है, स्ट्रोक के लक्षण क्या कुछ होते हैं। चूंकि कोरोना काल अभी भी जारी है, ऐसे में स्ट्रोक को लेकर भी कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं है, सावधान नहीं है। ऐसे में स्ट्रोक क्यों होता है, इससे क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स है, आखिर कैसे अगर कोई लक्षण दिखाई दे तो हमें क्या कुछ सावधानियां अपनानी है। तो क्या कोई प्राथमिक उपचार है जिसे स्ट्रोक के रोगी को अस्पताल लाने से पहले दिया जाए, स्ट्रोक का इलाज क्या है, कैसे स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू होता है, स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशंस पर क्या क्या हो सकता है, क्या स्ट्रोक को रोका जा सकता है, और साथ ही अगर लक्षण दिखाई दे तो आपको क्या करना है, क्या आप ना करें। तो स्ट्रोक के मरीज की जीवन शैली को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो क्या सर्दी के मौसम का जो स्ट्रोक है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन तमाम सवाल के जवाब आपको डॉक्टर के द्वारा दिए जाएंगे। और क्या सर्दी के मौसम का जो स्ट्रोक है वो ज़्यादा हावी होता है, अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो आपको क्या कुछ सावधानियां अपनानी है, अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्या कुछ ऐसे परामर्श है जो आपको करना है। तो स्ट्रोक आखिर है क्या, कैसे ये हावी होता है, आपकी जीवन शैली को कैसे बिगाड़ता है, या फिर यूँ कहे कि किस तरीके से आप स्ट्रोक जैसी बीमारी से बच सकते हैं, स्ट्रोक के लक्षण क्या कुछ होते हैं। तमाम जो सवाल है उसका जवाब भी डॉक्टर के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर इन तमाम बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, और जब किसी को स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दे तो क्या करें। तो क्या कोई प्राथमिक उपचार है। तो स्ट्रोक का इलाज क्या है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर दिव्या गोयल, जो आपको बताएंगी कि आखिर इन तमाम बीमारियों से कैसे आप छुटकारा पाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक की। सबसे पहले डॉक्टर दिव्या गोयल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर।
प्रीति। बिल्कुल दिव्या गोयल जी, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश होगी कि स्ट्रोक आखिर है क्या, क्योंकि कोरोना के बाद अगर सबसे पहले किसी का नाम निकलकर सामने आता है तो वो है स्ट्रोक। जी, स्ट्रोक को आम भाषा में लकवा भी कहा जाता है। ये विश्व भर में लगभग 2% मरीजों को अफेक्ट करता है। इसमें स्ट्रोक 2 प्रकार का होता है, एक इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक होता है जिसमें दिमाग में क्लॉट जम जाता है, खून का थपका जम जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें जो हमारी धमनी होती है वो फट जाती है। ऐसा तब होता है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तब, तो ये स्ट्रोक होता है। बिल्कुल, स्ट्रोक के लक्षण क्या कुछ होते हैं? जी, स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानने के लिए मैं बहुत ही आसान सा आपको एक तरीका बताती हूँ। एक न्यूमोनिक है जिसका नाम है फास्ट। फास्ट में F स्टैंड्स फॉर फेस यानी चेहरे में टेढ़ापन आ जाना, A स्टैंड्स फॉर आर्म यानी बाजू में वीकनेस आ जाना, S स्टैंड्स फॉर स्पीच यानी जुबान का तुतला जाना, एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। स्ट्रोक में टाइम बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी इंसान को ग्रस्त देखें जिसकी एक बाजू या टांग ना चल रही हो या एकदम से मुंह में टेढ़ापन आ जाए, तो आप उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं। स्ट्रोक में 4.5 घंटे की अवधि में अगर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए और उसको खून पतला करने की दवाई, जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी बोलते हैं, वो दे दी जाए, तो स्ट्रोक के सारे सिम्टम्स रिवर्सिबल होते हैं। इस अवधि को यानी 4.5 घंटे के पीरियड को हम विंडो पीरियड यानी गोल्डन पीरियड ऑफ स्ट्रोक भी कहते हैं। लेकिन अगर 4.5 घंटे के ऊपर हो जाए और इंसान को लेट हॉस्पिटल में लाया जाए तो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो है वो इफेक्टिव नहीं मानी जाती है। इसलिए स्ट्रोक में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दिव्या जी, जैसे कि आपने बताया कि क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि स्ट्रोक क्या है और किस तरीके से जो इसके लक्षण हैं वो हावी होते हैं, लेकिन इससे क्या क्या खतरा हो सकता है? जी, स्ट्रोक से बेसिकली इंसान पैरालिसिस में चला जाता है, जी। अधरंग हो जाता है, हाथ या बाजू नहीं हिलती है, पैर या टांग नहीं हिलती है और बोलने में भी तकलीफ होती है। इसके अलावा कभी कभी स्ट्रोक के कुछ एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी रिकरेंट वॉमिटिंग्स यानी बार बार उल्टी का आना, ये भी स्ट्रोक का एक लक्षण होता है। ज़्यादातर मरीज इसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचने की बजाय एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास यानी पेट के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो अगर आपकी उल्टियां ज़रूरत से ज़्यादा हैं और किसी भी उल्टी की दवाई से नहीं थम रही हैं, तो ये भी एक स्ट्रोक का सिम्टम होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी अजीब सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के, जैसे कि निगलना बंद हो जाना, कि जैसे अगर आप कुछ पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बार बार खांसी आ रही है, चोकिंग हो रही है, तो ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण होता है। इसके अलावा एकदम से कुछ भी दिखना बंद हो जाना, ये भी स्ट्रोक का एक लक्षण होता है। तो स्ट्रोक में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी सिम्टम्स आते हैं, चाहे वो हाथ पैर की कमजोरी हो या मुंह का टेढ़ापन हो या फिर दिखाई देने में कमजोरी हो, ये सब चीज़ें एकदम से आती हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि स्ट्रोक धीरे धीरे एडवांस करता है, एक ही दम से सारे सिम्टम्स आते हैं। ये सबसे बड़ा लक्षण है स्ट्रोक का। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, स्ट्रोक में बेसिकली लोग हार्ट अटैक में तो फर्स्ट एड पूछते हैं, जिसमें हम डिस्प्रिन की गोली रेकमेंड करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जो 2 तरह से होती है, या तो ब्लॉकेज से या फिर धमनी के फटने से। इन दोनों में ही ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अंतर, दोनों की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि अगर ब्लॉकेज होगी तो खून पतला करने की दवाइयाँ चलेंगी, और अगर ब्लड वेसल फट गई होगी, हेमरेज होगा, तो उसमें खून के प्रवाह को कम करने की दवाइयाँ चलेंगी। दोनों ऑपोजिट एक्शन रखती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रोक के पेशेंट में फर्स्ट एड के तौर पे ये दवाई दे दी जाए। बस इतना कर सकते हैं कि बी फास्ट, एज आई टोल्ड यू इन द न्यूमोनिक, तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाएं। हाँ, अगर पेशेंट को स्वेलिंग प्रॉब्लम है, यानी उसको पीने से, जैसे अगर नॉर्मली क्या होता है, इंसान को कुछ दिक्कत हो जाए तो इंसान दूसरे उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रोक में ये चीज़ बिल्कुल मना होती है। मुंह के अंदर कुछ भी इंसर्ट ना करें, कोई पानी पिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि होता क्या है, ये वाली मसल्स जो गले की मसल्स होती हैं, ये वीक हो जाती हैं। तो अगर आप पानी पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो सीधा विंड पाइप में जाएगा, यानी सांस की नली में जाएगा, और पेशेंट निमोनिया ग्रस्त हो जाता है। तो प्रिकॉशन के तौर पे पेशेंट को छेड़ा नहीं जाना चाहिए, करवट दिलवा देनी चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, कोई दवाई रिकमेंडेड नहीं होती कि घर पे दी जाए। जी बिल्कुल, लेकिन प्राथमिक उपचार का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रोक के रोगी को अस्पताल लाने से पहले क्या इसे दिया जा सकता है?
नहीं, जैसे मैंने बताया कि दो अलग अलग तरह के स्ट्रोक होते हैं। बिना सीटी करवाए ये क्लिनिकली जानना इम्पॉसिबल है कि धमनी फटी है या धमनी में ब्लॉकेज हुई है। तो वो सीटी स्कैन के जरिए ही हम पता करते हैं। तो सबसे पहला काम है सीटी के जरिए ये पता करना कि कौन से टाइप का स्ट्रोक हुआ है, क्योंकि ट्रीटमेंट उसी पर डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल, लेकिन स्ट्रोक का इलाज कैसे संभव है? जी, स्ट्रोक का इलाज पहले तो डिपेंड करता है कि इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक। मान लीजिए कोई धमनी की ब्लॉकेज हो गई, खून का थपका जम गया, उसके कारण स्ट्रोक हुआ है, तो उसमें सबसे पहले तो होता है कि 4.5 घंटे में अगर इंसान हॉस्पिटल पहुंच जाए तो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दी जाती है। उसमें स्ट्रोक के सारे सिम्टम्स रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। और उसके अलावा खून पतला करने की दवाइयाँ उसको उम्र भर चलती हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई दी जाती है। इसके अलावा ब्रेन में जो सूजन होती है उसको कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। अदर देन दैट, रिहेबिलिटेशन थेरेपी यानी फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी पेशेंट को सिखाना कि वो अधरंग के साथ कैसे जिए आगे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अदरवाइज अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है यानी ब्लड की धमनी जो है, ब्लड वेसल फटने से स्ट्रोक हुआ है, तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है बीपी का कंट्रोल। तो उसमें एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स दिए जाते हैं जिससे पेशेंट के बीपी को कंट्रोल किया जाता है ताकि दोबारा से पेशेंट इस तरह के रिस्क पे ना आए। इसके अलावा जो ब्रेन में सूजन होती है स्ट्रोक के कारण, उसको कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। दिव्या जी देखिए, कोई भी मेडिसिन बीमारी एक तरफ है, रिहेबिलिटेशन थेरेपी जो है वो मेन बेसिस होता है। बिल्कुल, देखिए कोई भी बीमारी जो है मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं इंसान को कमजोर करती है। स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशंस का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रोक का पता लगता है उसके बाद जिस तरीके से रोगी का ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, सावधानियों के तौर पे देखिए कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्ट्रोक के, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। बीड़ी सिगरेट स्मोक करना, तंबाकू खाना, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, तो उसको तुरंत रोकना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है बीपी का बढ़ना यानी हाइपरटेंशन। तो बीपी को रेगुलरली कंट्रोल करें और रेगुलर बेसिस पे उसकी दवाई का सेवन करें। तीसरी चीज़ होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी शुगर की बीमारी। तो अपनी शुगर को बिल्कुल रेंज में रखना होता है। बेटर होता है कि स्ट्रोक के पेशेंट्स घर में ही ग्लूकोमीटर रखें और अपनी शुगर खुद ब खुद डेली बेसिस पर नापें और उसका रेंज में रखें। अगर उनको लगता है कि शुगर बढ़ रही है तो उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी मेडिसिन को स्ट्रीमलाइन करवाना होता है। डायबिटिक डाइट फॉलो करनी होती है यानी कि जिसमें सारी शुगर की चीज़ें रोक दी जाती हैं एंड प्रॉपरली कैलोरीज का मेंटेनेंस होता है कि कितनी कैलोरीज उसको पर डे लेनी चाहिए। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे ओबेसिटी यानी मोटापा। तो पेशेंट को वजन कम करना भी बहुत ज़रूरी होता है इन सब रिस्क फैक्टर्स से बचने के लिए। तो उसके लिए रिकमेंडेड होता है, देखिए एज वाइज एक्सरसाइज दी जाती है। अगर यंग पेशेंट है तो उसमें वो एरोबिक्स भी कर सकता है, कार्डियो रनआउट कर सकता है, जॉगिंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। लेकिन अगर यही 50-60 साल का इंसान है तो उसमें हम सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चलना रिकमेंड करते हैं। रोज़ की अगर वो 30 मिनट की सैर करे तो वो मोर देन सफिशिएंट होती है स्ट्रोक के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा अटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, देखिए लाइफस्टाइल अच्छा रखने में बैलेंस्ड डाइट ज़रूरी है, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को शांत रखें आइदर थ्रू योगा और मेडिटेशन। तो ये सब चीज़ें जो हैं लाइफस्टाइल में अपनाएं और स्वस्थ रहें। बिल्कुल, यानी कि हम स्ट्रोक को रोक सकते हैं अगर इन तमाम चीज़ों का हम पालन करें। योगा एक्सरसाइज की अगर आप बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें की जाए, शुगर को मेंटेन रखा जाए, बॉडी वेट का ध्यान रखा जाए, अच्छी डाइट ली जाए, तो क्या स्ट्रोक को रोकना संभव है? जी जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही स्ट्रोक के मरीज की जीवन शैली को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं? ब्लॉकेज तब होती है जी, इसके लिए बेसिकली रिहेबिलिटेटिव थेरेपी काम करती है। उसमें क्या होता है, एक तो फिजिकल थेरेपी होती है कि जो हिस्सा पैरालाइज हो गया है उस हिस्से को वापस चलाने की एक्सरसाइजेस, इसको हम कहते हैं फिजियोथेरेपी। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो होती है जिसमें इंसान को वापस से रूटीन एक्टिविटीज में लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इंसान अधरंग के कारण बिल्कुल बेड रिडन हो गया है, तो उसमें उसको कैसे चलाना है, वो बाथरूम तक कैसे पहुंचेगा, वो बार बार गिरने से कैसे बचेगा, वो दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो छोटे मोटे अपने काम कैसे मैनेज करेगा, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो कैसे मैनेज करेगा, ये सब एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है। देन इसके अलावा स्पीच थेरेपी दी जाती है, जिस कुछ लोगों में बोलने में थुथलाहट आना या बिल्कुल स्पीच बंद भी हो सकती है, तो उनमें स्पीच थेरेपी यानी धीरे धीरे बोलने का प्रयास करवाना, ये सब स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें होती हैं रिहैबिलिटेशन थेरेपी, यानी चलना सिखाना, बोलना सिखाना, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना सिखाना। ये सब हम स्ट्रोक के मरीजों में रिहैबिलिटेटिव थेरेपी के तौर पे बाद में करते हैं, जब डिस्चार्ज कर देते हैं उसके बाद। बिल्कुल, लेकिन स्ट्रोक के मरीजों की जीवन शैली को आखिर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनको एक लाइफस्टाइल देना जो कि इंडिपेंडेंट है। स्ट्रोक के मरीजों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं किसी केयर गिवर पर। तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जितनी भी उनकी, जैसे नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हम रोज़ाना करते हैं, यानी नहाने का काम हो गया, ब्रशिंग का काम हो गया, खाने का काम हो गया, अपने आप यूरिनेट करना, अपने आप डिफिकेट करना और अपने आप अपनी बॉडी को मैनेज कर लेना, बैलेंस बना लेना, चल फिर लेना, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इन सब को बेहतर करने के लिए जैसे मैंने बताया कि रिहैबिलिटेटिव थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो ज़्यादातर न्यूरोलॉजिस्ट भी मिस कर देते हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रोक का पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, यानी बिकॉज पहले महीने के लिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि पेशेंट खुद ब खुद चल पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को चलवाने के लिए फिजिकल थेरेपी दी जाती है, लेकिन उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं खुद चल पाऊंगा। तो पहले महीने जब पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है तो उसको कुछ हद तक एंटी एंग्जाइटी और एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि उसका मोराल बूस्टेड अप रहे, उसका कॉन्फिडेंस बना रहे। उसके बाद 1-2 महीने के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा करके फिजिकल थेरेपी से गेन कर लेता है, चलने लायक हो जाता है, तो ये सारी मेडिकेशंस बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि तब पेशेंट को कॉन्फिडेंस आना खुद ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग उसे बंद करनी है, बीपी कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करनी है, मोटापा कम करना है, वेट रिड्यूस करना है, रोज़ाना सैर करनी है और बैलेंस्ड डाइट अपनानी है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं स्ट्रोक की रिहैबिलिटेटिव थेरेपी में। बिल्कुल दिव्या जी, क्या सर्दी या फिर हम गर्मी की बात करें उससे रिलेटेड कोई स्ट्रोक पर प्रभाव पड़ता है कि इस मौसम में जो है इस बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है? जी बिल्कुल, मौसमी प्रभाव में जो विंटर सीजन होता है उसमें स्ट्रोक का इंसिडेंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग स्ट्रोक का इंसिडेंस ट्वाइस हो जाता है, दुगना बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि हमारी जो धमनियाँ होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। उसके कारण क्या होता है कि बीपी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ने से, एज आई टोल्ड यू, कि बीपी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का, इसलिए जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी बढ़ जाती हैं और जो हेमरेजिक स्ट्रोक्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। समर सीजन में क्या होता है कि जो धमनियाँ होती हैं वो कंस्ट्रिक्टेड नहीं रहती, फैली रहती हैं, इसलिए ये रिस्क हमेशा रिड्यूस्ड रहता है। तो हमेशा विंटर सीजन्स में स्ट्रोक के इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए मैं ये बोलूँगी कि पेशेंट्स को क्या करना चाहिए जो ऑलरेडी रिस्क पर हैं, जैसे हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, या उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है स्ट्रोक की, इन सब पेशेंट्स को स्पेशली विंटर सीजन्स में अपने हाथ पैर अच्छे से ढककर चलना चाहिए। हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए, सॉक्स पहननी चाहिए और प्रॉपरली क्विल्टेड क्लोथ्स पहनने चाहिए, ताकि वो विंटर सीजन के प्रवाह के कारण कोई उनकी बीपी की बढ़ने की प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल डॉक्टर दिव्या, हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोनों के जरिए जुड़े हुए हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, रखिए अपना सवाल डॉक्टर के सामने। जी, पिछले महीने मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। हेलो जी राहुल, रखिए अपनी बात। हाँ, पिछले महीने मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तो दवाइयों और इलाज के बाद, फिजियोथेरेपी के बाद वो चलने फिरने तो लग गए हैं, लेकिन उनके गले में दिक्कत है, वो आवाज अभी खुलकर नहीं आ पा रही है डॉक्टर साहब। जी जी राहुल जी, इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि स्ट्रोक की जो रिकवरी होती है उसके स्टेजेस होते हैं। तो उस स्टेज वाइज रिकवरी में सबसे पहले जो होती है वो टांग की पावर वापस आती है, उसके बाद बाजू की पावर वापस आती है, और उसके बाद स्पीच और गले की मसल्स काम करती हैं। तो ये स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले आपके पिताजी पहले चलना शुरू करेंगे, फिर उनका धीरे धीरे पकड़ना शुरू होगा ऑब्जेक्ट्स को, और तीसरे नंबर पे स्पीच क्लियर होनी शुरू होती है। बट हाँ, रिहैबिलिटेटिव थेरेपी में बहुत पेशेंस बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल रिकवरी हमेशा बाकी ऑर्गन्स की रिकवरी के कंपैरेटिवली बहुत स्लो होती है। तो आप उन पे काम करते रहें, रिहैबिलिटेशन में उनकी हेल्प करते रहें, फिजियोथेरेपी करवाते रहें, डेफिनेटली वो एक दिन बोलने के भी लायक हो जाएंगे और निगलने के भी लायक हो जाएंगे। बिल्कुल राहुल, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।
वहीं देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर दिव्या आप बता रही हैं कि जीवन शैली में क्या कुछ जो बदलाव है वो करने चाहिए, लेकिन भाग दौड़ भरी ये लाइफ है और ऐसे में अगर हम कहें कि कम समय में ज्यादा ख्याल कैसे रखें? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आजकल की लाइफ में जो बहुत स्ट्रेस्ड आउट लाइफ है। देखिए, पहला सुख होता है निरोगी काया। तो सबसे पहले हेल्थ कम्स फर्स्ट। तो चाहे जितना भी आपका बिजी स्केड्यूल है, आपको अपना मतलब एटलीस्ट आधा घंटा रोज का निकालना ही है जो आपके अपने लिए होगा। आप उसमें चाहे सैर करें, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे योगा करें, चाहे एक्सरसाइज करें, लेकिन वो आधा घंटा रोज का निकालना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि ज़िंदगी की हसल एंड बसल में सभी फंसे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सेहत इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो उसके लिए आधा घंटा रोज़ का निकालना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। देखिए, सब कुछ हमारे हाथ में होता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो आई थिंक मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें। उसमें आजकल जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उनके तो अंदर ही ये जो एक्सरसाइज वगैरह के पूरा जिम बनाया होता है, स्पोर्ट्स सेंटर बनाया होता है। तो चाहे किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं जिसमें थोड़ा सा भाग दौड़ रहती है, जैसे बैडमिंटन हो गया, बट यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। नहीं तो क्या होता है, बॉडी बड़ी सेडेंट्री हो जाती है, आपकी बैक में दर्द, कमर में दर्द शुरू हो जाते हैं, आईज पर स्ट्रेन पड़ता है। तो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर दिव्या, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इस बीमारी के लिए किस तरीके से सावधानी बरते और क्या कुछ लक्षण हैं जिनका आप इलाज करके कहीं ना कहीं निरोगी काया पा सकते हैं, उसकी जानकारी डॉक्टर दिव्या ने आप तक पहुंचाई है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।